तो चलिए आज बात करते हैं बप्सी सिधवा के बहुत ही शानदार उपन्यास आइस कैंडी मैन की। हम इसका एक गहरा विश्लेषण करेंगे जो एक बेहतरीन स्टडी गाइड की तरह काम आएगा। अच्छा, तो ये उपन्यास 20वीं सदी की सबसे कह सकते हैं उथल-पुथल भरी घटनाओं में से एक को हमारे सामने रखता है। अब सवाल यह है कि ये इतना शक्तिशाली क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। और देखिए, डॉन का ये कोट कितना पावरफुल है। ये कहते हैं कि सिधवा का विषय यानी भारत का विभाजन हॉलोकॉस्ट जितना ही दर्दनाक है। अब सोचिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। कोई लेखक इतनी भयानक, इतनी अकल्पनीय चीज को इतने गहरे और पढ़ने लायक तरीके से कैसे बयां कर सकता है? तो इस पूरे विश्लेषण में हम सिधवा की प्रतिभा को 5 जरूरी हिस्सों में समझेंगे। पहले उनकी अविस्मरणीय शैली, फिर 2 दुनियाओं की बात होगी, घरेलू और राजनीतिक। तीसरा, हम देखेंगे कि एक बच्चे की आंखों से कहानी कैसी दिखती है। चौथा, भयावहता के बीच हास्य का इस्तेमाल, और आखिर में सिधवा का स्थायी प्रभाव। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सिधवा की शैली और उसका जो मूल विरोधाभास है। मतलब असल सवाल ये है कि आखिर उन्होंने एक देश के इतने क्रूर बंटवारे की कहानी को कहने का वो सही तरीका कैसे खोजा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि 1947 के दंगों और नरसंहारों की जो कठोर सच्चाई है, जो भयावहता है, उसे दिखाया तो जाए, लेकिन इस तरह से कि वो पढ़ने वाले पर बहुत ज्यादा भारी न पड़ जाए। और इसका जो समाधान सिधवा ने निकाला वो था कहानी कहने की अलग अलग तकनीकों का एक असाधारण मेल। तो चलिए एक एक करके इन्हीं तकनीकों को समझते हैं। तो अब आते हैं दूसरी बात पर, और ये उनकी सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी तकनीक है। वो है व्यक्तिगत और राजनीतिक दुनिया के बीच का गहरा कॉन्ट्रास्ट, यानी एक तरह का विरोधाभास। आलोचक भी इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि सिधवा एक असाधारण कारनामा करती हैं। वो पारसी परिवार की जिंदगी का जो जिंदा-दिल मजाक है और 1947 के दंगों और नरसंहारों की जो भयानक सच्चाई है, इन दोनों को एक साथ ले आती हैं। सोचिए, 2 कितनी अलग-अलग दुनियाएं हैं और उनको एक ही कहानी में बुन देना, ये वाकई कमाल की बात है। और ये कंट्रास्ट यहाँ साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है एक बच्चे की छोटी सी दुनिया, पार्क में खेलना, पारसी परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी, घर के नौकरों की गपशप। दूसरी तरफ है एक देश की उथल-पुथल, दंगे, आगजनी, नरसंहार, विभाजन का वो भयानक दौर। यही वो केंद्रीय तनाव है। ये ऐसा है जैसे इतिहास का एक भूकंप एक बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच से गुजर रहा हो। अच्छा, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जो है नजरिए की शक्ति। सिधवा ने जो अनोखा नरेटर चुना है, कहानी उसके जरिए कैसे आगे बढ़ती है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस कहानी को सुनाने के लिए एक तेज जिज्ञासु 8 साल की बच्ची को ही क्यों चुना गया? और सच कहूं तो लैनी को नैरेटर बनाना यह सिधवा का शायद सबसे शानदार फैसला था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बच्ची का नजरिया कई चीजें बदल देता है। वो एक सच्ची गवाह बन जाती है। वो धर्म के पूर्वाग्रहों से मुक्त है। उसकी बातों से एक तीखा व्यंग पैदा होता है। उसकी वजह से वो क्रूर नरसंहार और भी असली लगने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमें कहानी टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी मिलती है। लैनी की मासूमियत के कारण ही हम घटनाओं को बिना किसी बड़े के फिल्टर या पूर्वाग्रह के देख पाते हैं। और पता है, यही बात उस त्रासदी को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। और देखिए, ह्यूस्टन क्रॉनिकल लैनी की तुलना हार्पर ली की मशहूर किरदार स्काउट से करता है, जो टू किल अ मॉकिंगबर्ड में थी। ये तुलना एकदम सटीक है। ये दिखाती है कि जब समाज में अन्याय होता है तो उसे एक बच्चे के नजरिए से दिखाने में एक अलग ही, एक यूनिवर्सल पावर होती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो बेहद दिलचस्प है, भयावहता के बीच हास्य। सिधवा भाषा और इमेजरी का जिस तरह इस्तेमाल करती हैं, वो कमाल का है। वो सिर्फ डर और खौफ का ब्यौरा नहीं देती, बल्कि उस भयावहता के अंदर भी इंसानियत को खोज निकालती हैं। कई आलोचक सिधवा की बेबाक भाषा और हास्य की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत ताजगी भरा है। उनके चुटीले वन लाइनर्स कमाल के हैं, और सच में यही अनूठा अंदाज है जो कहानी को एकदम निराशाजनक और बोझिल होने से बचा लेता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आइस कैंडी मैन। वो दावा करता है कि उसके पास एक ऐसी गोली है जो इतनी पावरफुल है कि पुरुषों को भी गर्भवती कर सकती है। अब ये सुनने में बिल्कुल बेतुका है ना? लेकिन यही जमीनी हास्य किरदारों को इंसानी बनाता है, और साथ ही उनके चारों ओर जो हिंसा का पागलपन चल रहा है उसको और भी ज्यादा उभारता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हास्य ही है। इस उपन्यास में दिल टूटने के साथ साथ मजाकिया हरकतें भी हैं।
चुटकुले हैं तो वहीं शानदार खूबसूरती से लिखी पंक्तियां भी हैं। तो हास्य को हमेशा बहुत ही खूबसूरत लेखन के साथ बैलेंस किया गया है। और उनकी इमेजिनरी, उसे नाजुक और सटीक कहा गया है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। चांदनी लाहौर पर राख की एक परत की तरह जम जाती है। सिर्फ एक लाइन, और ये बर्बादी के कगार पर खड़े एक शहर की खूबसूरती और उसके गम दोनों को एक साथ दिखा देती है। तो चलिए अब अपने आखिरी पॉइंट पर आते हैं, सिधवा का स्थायी प्रभाव। ये सारी चीजें, ये सारी तकनीकें मिलकर एक गहरा असर कैसे छोड़ती हैं, इसे समझते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खुद आइस कैंडी मैन का किरदार है। देखिए उसका सफ़र। शुरू में वो एक करिश्माई गपशप करने वाला आइस कैंडी बेचने वाला है। फिर ट्रेन नरसंहार में अपने रिश्तेदारों को खोने के बाद वो एक दुखी इंसान बन जाता है। इसके बाद वो दंगों में हिस्सा लेने वाला एक हिंसक आदमी बनता है और आखिर में अपने किए पर पछतावा होने पर वो एक कवि बन जाता है। ये जो उसका पूरा बदलाव है, ये उस समाज के दुखद सफ़र का ही तो आईना है। यूएसए टुडे का ये कोटेशन पूरी बात को समेट देता है। ये अच्छी फिक्शन की ताकत है। एक ऐतिहासिक त्रासदी इस कहानी के जरिए जिंदा हो जाती है और ये हमें न सिर्फ अतीत को समझने में मदद करती है, बल्कि आज के अशांत समय को भी समझने की एक नज़र देती है। सिधवा ने किरदारों की निजी जिंदगी पर फोकस करके उस ऐतिहासिक त्रासदी को हर किसी के लिए बहुत गहरा और असरदार बना दिया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, किसी भी समाज के सामूहिक सदमे को, उसके ड्रामा को समझने का सबसे सच्चा तरीका क्या है? क्या सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य काफी हैं, या फिर वो कहानियां ज्यादा जरूरी हैं जो हमारी साझा मानवता को दिखाती हैं? सिधवा का ये उपन्यास हमें शायद यही बताता है कि साहित्य में, लिटरेचर में इतिहास के सबसे गहरे जख्मों को समझने और उन्हें महसूस करने की एक अनोखी ताकत होती है।